रामपुर के जंगल में सारे पक्षी एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे। अभी तो सर्दियां शुरू ही हुई हैं, तो इतनी ठंड पड़ रही है। पता नहीं आने वाले दिनों में ठंड कैसी होगी। तभी वहां पर सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, रामपुर जंगल के वासियों सुनो। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है, आने वाले कुछ दिनों में ठंड की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगलवासियों को सूचित किया है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनते ही सारे पक्षी डर जाते हैं। चलो अब नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। एक संकट गया नहीं कि दूसरा संकट हाजिर हो जाता है। अगर जंगल में ठंड की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुसीबत आने के पहले ही उपाय करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो रानी। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही हम सब पक्षी मिलकर निकलेंगे। हम सभी के घोंसलों का ठंड से बचाने के लिए जो सामग्री लगती है वो इकट्ठा करेंगे। तुम सही कहती हो बट्टो। चलो फिर ठीक है, कल सुबह हम सब यहीं इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। बट्टो और उसके परिवार ने खाना खा लिया और सब सो गए। सुबह हो गई। पक्षी उसी जगह पर इकट्ठे हुए। सब पक्षी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। दूर आने पर पक्षियों ने देखा, जंगल में हर तरफ बर्फ की चादर जमा हो गई। बर्फ जमा होने की वजह से सूखी लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। पक्षी थोड़ा और आगे चले गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। कल्लू को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कल्लू ने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सारे कमरे इतने मजबूत थे, वो आने वाले सारे मौसम को झेल सकते थे। लेकिन कल्लू को लकड़ियों की जानकारी थी, इसी वजह से वो उन सारे पक्षी के साथ आया था। ओए माँ, मर गई रे मेरा पेट। अरे सोनी मौसी, क्या हुआ आपको? लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊंगी। मैं अब और आगे नहीं आ सकती। मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हमें सूखी लकड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कल्लू भैया, हम सब बहुत थक गए हैं और आगे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ कल्लू भैया, अगर हम आगे चले गए तो वापस आते आते ठंड की वजह से हम सब मर जाएंगे। हम यहीं से वापस चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम यहीं से वापस चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी। सारे पक्षी भी बहुत थक गए थे। घर आते आते ही सारे पक्षी अपने घोंसले में सो गए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन बट्टो बाजार से सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कल्लू कौवे का होटल दिखाई दिया। बट्टो कल्लू से मिलने उसके होटल चली गई। कल्लू बाहर ही रिसेप्शन काउंटर पर घोड़े बेचकर सो रहा था। बट्टो ने कल्लू को आवाज लगाई। कल्लू भैया, अरे ओ कल्लू भैया, उठ जाइए। कल्लू नींद से जाग जाता है। हाँ, अरे बट्टो तुम, आओ आओ, कहो आज कैसे आना हुआ। मैं बाजार से सब्जियां खरीद कर जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते आपसे मिलती चलूं। मैंने तो सोचा था कि आपको मुझसे मिलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। आपका होटल ग्राहक से भरा होगा।
मैंने भी यही सोचा था बट्टो, लेकिन तुम तो देख ही रही हो, मेरा होटल एकदम खाली है। बहुत दिन हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बट्टो। तभी बट्टो को बोर्ड पर होटल के प्राइस चार्ट दिखाई देता है। बट्टो ने देखा कि कल्लू ने होटल के रूम के दाम बहुत ज्यादा रखे थे। कल्लू भैया, आपने होटल के रूम के प्राइस इतने ज्यादा क्यों लगाए हैं? अरे वो क्या है ना बट्टो, मेरा होटल ज्यादातर तो खाली ही रहता है, और जो ग्राहक रूम ले लेते हैं वो या तो मजबूरी से लेते हैं या फिर वो अमीर होते हैं। इसीलिए जो भी ग्राहक होटल के रूम ले लेता है, मैं उससे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब समझ में आया मुझे, आपके रूम के दाम बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको लगता है कि आपका होटल कभी खाली न रहे, तो आपको होटल के रूम के प्राइस कम करना होगा। शायद तुम सही कह रही हो बट्टो, मैं आज और अभी से होटल का सारा सिस्टम ही बदल दूंगा। कल्लू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर हम मेरे आइडिया को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका होटल इस पूरी सर्दी में हाउसफुल रहेगा। अरे वाह बट्टो, ऐसी कौन सी आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। कल्लू भैया, आपको तो पता ही है, आने वाले दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। अगर हम जंगल के सारे पक्षियों को आपके होटल के रूम कम रेट में दे देंगे, तो सर्दियां खत्म होने तक एक भी रूम खाली नहीं रहेगा। इससे आपका भी फायदा है और पक्षियों का सर्दी के मौसम में बचाव भी होगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे ठंड की लहर को झेल सकते हैं। अरे वाह बट्टो, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। चलो हम एक एक करके सारे पक्षियों को ये बात बता देते हैं। अरे कल्लू भैया, हम एक एक करके पक्षियों को बताने जाएंगे तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इसके बजाय हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर लगवा देते हैं। इससे हमारे जंगल के भी पक्षी आएंगे, साथ साथ दूसरे पक्षी भी आएंगे जिनके घोंसले कमजोर होंगे। सही कहा तुमने बट्टो, चलो फिर। बट्टो और कल्लू मिलकर पोस्टर छपवा देते हैं। जैसे ही पक्षी कल्लू के पोस्टर देखते हैं, वो एक एक करके कल्लू के होटल में पूरी सर्दियां बिताने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते कल्लू का पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है। सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सारे मिलकर आग जलाते हैं और सर्दी का मजा लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पक्षियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि रामपुर जंगल के सारे पक्षी एक होटल में ठहरे हुए हैं और पूरा जंगल खाली है। सब लुटेरे पक्षी मिलकर ये प्लान बना लेते हैं कि एक एक करके वो पूरे जंगल के पक्षियों के घोंसले लूट लेंगे। इधर कल्लू के होटल में सारे पक्षी आराम से रह रहे थे। रात के समय लुटेरे घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते लुटेरे सारे घरों को लूट लेते हैं। ठंड का मौसम कम हो जाता है। पक्षी अपने अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके घर का सारा सामान चोरी हो जाता है। पूरे जंगल में अफरा तफरी फैल जाती है। ये खबर राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी और उनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं। बट्टो और कल्लू भी वहां पर मौजूद थे। ये सब किसने किया होगा, हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाओ और उन लुटेरों का पता लगाओ। तभी बट्टो चिड़िया को पड़ोस वाले लुटेरे पक्षियों के गिरे हुए पंख दिख जाते हैं और एक गले की चैन पड़ी हुई दिखाई देती है। बट्टो राजा जी की बात को रोकते हुए बोलती है, रुकिए राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी भी पक्षी का नहीं है और लगता है ये चैन भी उनमें से ही किसी एक की होगी। अरे हाँ बट्टो, ये तो पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पक्षियों के पंख हैं। लगता है उनको पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ चोरी करने आए थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी पड़ोस वाले जंगल के राजा से बात करता हूँ
और उन लुटेरे पक्षियों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो ऐसे ही अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। वो कैसे बट्टू? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। इधर लुटेरे पक्षी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके सारे घोंसले बर्फ में दब चुके होते हैं। उनमें से लुटेरे सरदार ने कहा, अरे साथियों, हमारे घोंसले तो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अब हमें रहने के लिए कोई और जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। सरदार, मैंने सुना है पड़ोस वाले जंगल में कल्लू कौवे का बहुत अच्छा होटल है। हम अपना चोरी का सामान उसी के होटल में छुपा देंगे। ठीक है, चलो फिर। रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। कल्लू भी अपने होटल के कमरे में सो रहा था। तभी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। कल्लू दरवाजा खोलता है, देखता है वही लुटेरे पक्षी कल्लू के यहाँ रूम लेने आए थे। कल्लू ने देखा, जो चैन बट्टों को घोंसले के बाहर मिली थी वही चैन उन सारे पक्षियों के गले में थी, सिवाय एक पक्षी के गले में। कल्लू समझ गया कि यही लुटेरे पक्षी हैं। कल्लू ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पक्षी लूटा हुआ सारा सामान अपने साथ में लेकर आए थे। जैसे ही पक्षी रूम में जाकर सो गए, कल्लू ने रूम के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए और राजा जी, उनके सिपाही और जंगल के सारे पक्षियों को बुला लिया। कल्लू की होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पक्षी रंगे हाथों पकड़े गए। रामपुर जंगल के पक्षियों को अपना अपना सारा सामान वापस मिल गया। बट्टो और कल्लू, शाबाश, तुम दोनों की वजह से हम लुटेरे पक्षियों को पकड़ पाए।